चलिए आज हम पॉलिटी का कौन देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। यानी कि हमने क्या देखा था, तो आज हम देखेंगे इस क्लास में क्या क्या हमने देख लिया है। हमने अभी तक देखा है कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन। आज हम देखेंगे संविधान की कार्य प्रणाली। ये चैप्टर, ये मतलब टॉपिक देखेंगे। चैप्टर सेकंड का हम टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। यानी हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में हमने टॉपिक वाइज उसको किया है। तो इसमें हम आज देखेंगे संविधान की कार्य प्रणाली। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो, उसके बाद क्लास के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो संविधान की कार्य प्रणाली, यानी कि ये संविधान सभा जो थी, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा तो बन गई थी, हमने कब बताया था कि संविधान सभा बनी थी 9 दिसंबर को अस्थायी बैठक हुआ था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी बैठक हुआ था। और स्थायी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, चेयरमैन चुना गया था, अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। ठीक है, अब संविधान ये वर्क कैसे कर रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने बैठक में बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग किया। जब बैठक हुआ था पहली बार 9 दिसंबर 1946 को, तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग भी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसी तरीके से एक पार्टी थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। वो क्या थी, मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रही थी, मुस्लिमों की पार्टी थी एक तरीके से, आपको यही मानना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग ने सभा में बैठने से इसलिए संविधान सभा में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान नाम का कोई जिक्र नहीं था। और इसने क्या कहा कि हम तभी शामिल होंगे जब आप एक पाकिस्तान नामक हमको एक देश देंगे, तब हम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। बहिष्कार मतलब उसमें गया ही नहीं, खत्म। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो बैठक हुआ था उसमें केवल कितने सदस्य भाग लिए थे, 211 सदस्य। हमने सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी, यानी पूरे सदस्यों की संख्या थी 389। 389 में केवल और केवल कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, 211 सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे फ्रांस में भी सिस्टम था, जो फ्रांस था, फ्रांस में ये सिस्टम था। अब क्वेश्चन यहाँ एक यूपीएससी को चाहे पीसीएस को क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग चलेगा, यहाँ चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही दिमाग उसका चलेगा, किस संविधान की तरह हमारे संविधान में, हमारे संविधान सभा में ये नियम बनाया गया कि सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे वरिष्ठ नागरिक, मतलब सबसे वरिष्ठ मेंबर उस संविधान सभा का चेयरमैन बनेगा। किस देश के संविधान से ये लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, एकदम फ्रांस के संविधान से लिया गया है कि जो हमारा संविधान सभा था, इसके सबसे वरिष्ठ जो मेंबर है वो क्या बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। तो उसमें उस समय वरिष्ठ मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये ध्यान में रखना है कि ये कब बने हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने हैं, अस्थायी नहीं बने हैं, अस्थायी अध्यक्ष बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे नोट्स जो बनाना है तो कॉपी में इतना ही चीजें लिखनी है। ठीक है, कि कितने मेंबर थे, कितने मेंबर ने भाग लिया, संविधान सभा के 9 दिसंबर को बैठक हुई, कौन अस्थायी अध्यक्ष बना था। ये हो गया कि फैक्चुअल आप चल रहे हो, नोट्स में फैक्चुअल यही लिखना है कि वहां ये, अब ये चीजें फैक्ट में तैयार हो गई। कंसेप्ट में पूरा पीडीएफ पढ़ते रहो, वीडियो देखो पीडीएफ पढ़ो, वीडियो देखो आप पीडीएफ पढ़ो, तो वहाँ कंसेप्ट हो जाएगा। और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वहां क्या करेंगे, हम क्वेश्चन हमेशा उसको दिखाते जाएंगे। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जितने पूछा है वो सभी अभी चैप्टर पढ़ा लेने दो, तो फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या करेंगे, दोनों चैप्टर को मिला के एक पूरा क्वेश्चन का एक पैटर्न चला देंगे। 2024 तक का जितने क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा, इस चैप्टर का पीवाईक्यू हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसी में जैसे एक जब पीटी का ले लेंगे तो 2-4 क्वेश्चन मेंस का भी बता देंगे कि देखो इसका फॉर्मेशन करो, और खुद से लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। उससे क्या होगा कि अभी से आपकी एक आदत बनने लगेगी। मान लो कुछ नहीं आएगा तो 2 लाइन लिखने आएगा, 0 से तो बढ़िया है ना 2 लाइन। जब 0 पर खड़े हो उससे बढ़िया है ना कि थोड़ा सा आगे बढ़े आप, तो वहां आगे धीरे धीरे आगे आप बढ़ते जाओगे तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये चीजें आपको नोट्स में भी ध्यान रखनी है। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये अध्यक्ष बने तो अस्थायी अध्यक्ष बने। तुरंत 2 दिन बाद बैठक हुई, और बैठक संविधान सभा की फिर बैठक हुई, क्योंकि वहां नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब परमानेंट एक चेयरमैन चुना जा रहा है। परमानेंट चेयरमैन मतलब होता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं, और कौन चुने गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, अब यहाँ तो ये तो सबको याद कर रखता है। 2 चीजें आपको एकदम पूरी तरीके से याद है कि संविधान सभा के जो क्या बने हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने हैं, और अस्थायी अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बीटी
कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उस उपाध्यक्ष इसके बने थे। और ये क्या पूछता है, ये क्वेश्चन अभी तक मान लो कम ही पूछा है, लेकिन ज्यादा चर्चे में नहीं रहते, इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कभी भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बने थे। कितने बने थे? 2 बने थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर इसमें अब हम क्या करें कि उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की कार्यप्रणाली हो गई थी, 9 दिसंबर को अस्थायी बैठक हुई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी बैठक हो गई। संविधान सभा थोड़ा सा आगे बढ़ी और एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को ही बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं इसी को। प्रस्तावना यही है, हमारे संविधान का प्रियम्बल यही है, यानी प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, अब देखो 13 दिसंबर को 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव को, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया सभा में। मेंबर कितने हैं पूरे संविधान सभा के? मेंबर 389 मेंबर अभी काम कर रहे हैं। और शामिल पहला बार 9 दिसंबर को हुए थे, कितने? 211। अब तक 13 दिसंबर आ गया, जो थोड़ा मोड़ा उससे गुस्से में होंगे, बहिष्कार करने से कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ गया, तब शामिल धीरे धीरे तो होना शुरू करेंगे। तो कितने, यानी कि पेश किया गया। और संविधान सभा अभी उनको क्या की है, अभी उनको मतलब वो एक्सेप्ट नहीं की है। एक्सेप्ट करेगी तो वो भी अभी बता रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं की है। अभी क्या चलेगा, इतने शब्द उसमें लिखा गया है, इतनी चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के लिए उस पर डिबेट करना पड़ेगा। जो शब्द है कि आपने उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा तो क्यों लिखा, ये आया तो क्यों आया, उसमें काफी दिनों तक डिबेट चलेगा। और डिबेट चलने के बाद इसको क्या किया जाएगा, 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और एक्सेप्ट कोई भी प्रस्ताव होता था संविधान सभा में तो बहुमत के आधार पर होता था। 389 मेंबर है, मान लो उसमें 10-20 मेंबर चाहेंगे ना कि ये ना आए, ज्यादा जिसका मेजोरिटी ज्यादा रहेगी, वहीं से डेमोक्रेसी आई है हमारे पास, डेमोक्रेसी से एकदम काम हो रहा है। जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है उसको मान लिया जाएगा कि ये बात लागू होगा, ये बात नहीं लागू होगा। तो मेजोरिटी के अनुसार ये यहाँ काम हो रहा था। ठीक है, अब देखो, तो संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव में ही कहा गया है कि जो संविधान सभा है ना, ये क्या है, एक स्वतंत्र सभा है, एक किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हम अभी क्या है, जब काम यहाँ लग रहा है तो हम आजाद अभी नहीं हुए हैं, आजाद नहीं हुए हैं, हमारे पास अभी ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का यहाँ अभी शासन चल रहा है। तो हमको यही बात संविधान सभा को भी बतानी थी, जितने मेंबर थे, कि आपको जो भी निर्णय लेना है, क्या लेना है, दबाव में नहीं लेना है। ऐसा मत जानिए कि हम ब्रिटेन के दबाव में रह के और यहाँ निर्णय लेंगे। आपको क्या निर्णय लेना है, आपको एकदम स्वतंत्र होकर निर्णय लेना है। तो संविधान सभा में पंडित नेहरू ने पहली बार ही बताया था, ये जो सभा है स्वतंत्र रूप से सभा है और इसमें क्या होगा, इसमें किसी के दबाव में नहीं आना है। यानी पावर वही दिखा रहे हैं पंडित नेहरू, क्या है कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पे भी थे, समझ में आ गया। तो उनकी जिम्मेदारियां ये सब थी। अब देखो, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, 2 चीजें हैं। ब्रिटिश भारत में, यहाँ एक चीज समझनी है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत मतलब कि जहां गवर्नर का शासन चलता हो, यानी डायरेक्ट जहां ब्रिटिशर्स ने अपना गवर्नर भेजा हो, जो हमने 11 प्रांत बताया था और 4 आयुक्त वाला प्रांत बताया था, यानी 15 प्रांत में डायरेक्ट किसका चल रहा है, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स वाला क्षेत्र चल रहा है। भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, जो ये क्या है कि जितने भी भारतीय राज्य, यानी कि जो भारत के में शामिल है, भारत के एरिया में जितने शामिल हैं, जैसे रियासत, देसी रियासत और इनके पास सभी तो भारत में शामिल थे, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी उनको भी ये सभा में, और भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र, वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा बन जाएंगे। सभी को ऑफर दिया गया कि क्या है कि जो ब्रिटिशर्स ने जिसको अधिकार किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर कोई बाहर वाला भी चाह रहा है कि संविधान सभा में आए, जैसे मान लो उस समय नेपाल का मन करता, भूटान का मन करता कि हम भी आपके संविधान सभा में आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ एक सादा पेपर है, उस पर आप एक सिग्नेचर मार दीजिए, सिग्नेचर मारिए कि हम भारत के अब एक राज्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं, भारतीय संघ में शामिल होने जा रहे हैं, आपको कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था हमको। तो ऑफर दिया गया, तो जो ऑफर का लाभ उठाया, ऑफर इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे पास इतने छोटे छोटे रियासतें थी, 565 रियासतें थी, ठीक है, यानी एनसीईआरटी के अनुसार 565 भारत में रियासतें थी, और 565 रियासतों को अगर थोड़ी सी मौका मिलता तो 565 देश बनता इसमें।
मान लो कोई पतंग उड़ा रहा है और एक देश से उड़ा रहा है दूसरे देश में चला गया तुम्हारा पतंग, वो भी कट गया तो उसमें भी तुम पहुंच नहीं पाओगे, इतना छोटा देश। अब इसमें सोचो कि 565 देश बन गया होता तो क्या करते, वही सब नमूना हाल होता, प्यार हो जाता पाकिस्तान में। बेचारा पाकिस्तान नहीं बना होता, उसका प्यार सफल होता। पाकिस्तान बन गया, क्या होगा, प्यार असफल हो गया, वहां कुटा रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या दे दी गई, ये सब चीजें यहाँ मौका इनको दिया गया कि आप क्या हो सकते हैं, संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं। ऑफर दिया गया है, ऑफर किया गया। अब जिसको जिसको शामिल होना है शामिल तो होगा ही। अब देखो, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एक प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। जितनी भी शक्तियां दी गई है संविधान में, जितनी भी शक्तियां दी जाएगी, यानी चाहे संविधान सभा हो चाहे संप्रभु भारत हो, यानी भारत क्या हो, भारत भारत किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। सभी शक्तियों का पावर दे दिया गया ऑलरेडी, जनता में दे दिया गया। यानी कि संविधान सभा को एक्सेप्ट कौन करेगी, जनता करेगी। लेकिन जनता डायरेक्ट नहीं करेगी, जनता इनडायरेक्ट रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक्सेप्ट करेगी संविधान सभा को। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास संसद है, संसद में कोई कानून बनता है तो जनता के पास थोड़ा ना पूछा जाता है, आता है जनता के पास पूछताछ किया जाता है, नहीं। आपके मेंबर वहां बैठे हुए हैं, आपने जिसको चुन के भेजा हुआ है उसमें संविधान सभा, उसमें संसद में बैठे हुए हैं, वो खुद आपके क्षेत्र से निर्णय लेंगे। अब इस क्षेत्र से मान लो जैसे यहाँ मनोज तिवारी हैं, अब वहां बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र की जो भी समस्या होगी इसको समस्या को सुनने के लिए वहां मनोज तिवारी बैठे हुए हैं कि हमको अगर कोई दिक्कत होगा तो क्या करना है, यहाँ उठाया जाएगा मामला वहां। समझ में आ रहा है? तो वहां मेंबर हमारे गए हैं, हम जनता की इतनी जनसंख्या है कि सबसे पूछेंगे तो कोनो बतिए नहीं करेगा। आधा तो मीडिया वाले जब आते हैं कि बताइए भारत सरकार कैसी काम कर रही है, वो बोले हमसे मत पूछो, हमसे, हम किनारे हट जाओ, ऐसे लगता है कि इनका फांसी हो जाएगा। अब जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मीडिया वालों को देख के डरती है। मीडिया वाले से अगर कोई क्वेश्चन तुम देखना जैसे पूछेगा, वो डरते रहते हैं कि ये मीडिया वाला क्वेश्चन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जवाब देना चाहिए, जो आया बोल दो, उलुल जुलुल जो भी बोलना है निकल जाओ बोल के। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी हमारे शासन जो चलाएगी वो जनता चलाएगी, अभी भी हमारा पावर जनता में ही है, पूरा पावर। ठीक है, तो संसद को पावरफुल बनाया गया कि अगर संविधान में कुछ भी चेंज करना होता है तो कौन करेगा, वो संसद ही कर लेती है, संसद करती है। और संसद को कौन भेजता है चुन के, जो हमारा लोकसभा है वो चुन के कौन भेजता है, जनता भेजती है। तो पावर किसके पास है, जनता के पास है। अगर जैसे कोई पावर मान लो कि जैसे इमरजेंसी लगा हमारे देश में, इंदिरा गांधी ने यानी 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे अभी अमेंडमेंट कर दिया, इसमें पढ़ाएंगे, तो वहां कर दिया। लेकिन जब जनता को लगा कि ये ज्यादा गलती होगा तो उनको हरा दी ना, चुनाव हराई, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनाई, फिर उन्होंने चेंज किया। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास सभी जो है वो जनता है। अब देखो भारत के लोगों को क्या क्या मिला, किस किस चीज की स्वतंत्रता मिला, न्याय, न्याय यहाँ सभी के लिए समान होगा, न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति का भी लड़का है या प्रधानमंत्री का लड़का है, अगर कोई गलती वो किया है और ये गरीब आदमी का लड़का वही गलती सेम गलती किया है, तो दोनों के लिए कानून सेम रहेगा। बाकी अलग बात है कि कागजों पे हो जाती है काम, समझ में आ गया। लेकिन हमारे लिए कानून सेम रहेगा, सब कुछ सेम होगा। और अलग बात है इधर उधर पैर भी लगा के क्या करते हैं सब, जैसे हो जाते हैं, गड़बड़ा देते हैं मामला। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक यानी हम अगर अपने सोसाइटी में घूमे, समाज में घूमे, तो हमको कोई भी आदमी रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे और रेसिडेंस के आधार पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी जनता स्वतंत्र रूप से घूमेगी। यानी अब बस में जा रहे हो, मान लो सरकारी बस है, अब वहां कोई तुम्हारे जात के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तुम कहाँ के रहने वाले उस आधार पे भेदभाव करेगा तो आपको क्या लगेगा, दुख लगेगा, यहाँ बेकार लगेगा। तो वैसे ही हमारे संविधान में दिया गया है कि ये सब जो करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या है, हमारे सामाजिक स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है हमारे पास, कि आपको कोई दबाव में नहीं है ना, कि नहीं आप अब काम नहीं करोगे तो तुमको थोड़ा ना कोई घर से पकड़ के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ना। पैसा कितना हो कमाओगे तो थोड़ा सरकार आपसे छीन लेगी, टैक्स दे दो, टैक्स आप देते रहोगे ईमानदारी से, तो आपको क्या किया जाएगा, आप आराम से रहोगे। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, बस नॉमिनेशन करने भर जो एकदम मिनिमम प्राइज लगता है उतना देने भर पैसा है, कोई भी आदमी एज होनी चाहिए चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक नहीं सकता है उसको कि नहीं तुम इस कास्ट के हो, तो तुम इस रिलीजन के हो, तुम इस राज्य के हो, तो चुनाव नहीं लड़ोगे। इस आधार पे आपको रोक नहीं कर सकते हो किसी को, जिसका मन करेगा वो लड़ सकता है। तो हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता भी दे दी गई है, आप पूरी तरीके से फ्रीडम, स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा, अवसर, समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन, इस सब की स्वतंत्रता है। आपको जैसे मान लो सुरक्षा, यहाँ क्या है, सरकार के द्वारा हम लोग को सुरक्षा भी तो दिया जा रहा है। अब सुरक्षा तो है तभी तो हम लोग यहाँ बच्चे पढ़े हैं किसी भी राज्य में,
सुरक्षा तो है। अब ऐसा नहीं है ना कि सुरक्षा के लिए तुमको 4 गार्ड दे दे सरकार तो वही सुरक्षा है। सुरक्षा आप हैं, आपको कोई 2 थप्पड़ मार के तो नहीं जा रहा है ना कि कमजोर के आधार पे कि कमजोर है 2 थप्पड़ मार के निकल लो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यहाँ होता है तो उसका हिसाब किताब होता है, एफआईआर हो जाता है, केस हो जाता है उस पर, ठीक है। अवसर की समानता, अवसर की समानता की अगर कोई आदमी जैसे मान लो एस सी एस टी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो क्या है, वो अगर पीछे हैं तो उनको क्या करो, उनको आरक्षण देके उनको अवसर दो ताकि वो क्या है मेन लीड में आए, मेन चीजों में आए और आगे निकले उसमें। तो यहाँ अवसर की विधि के समक्ष समता वही है कि विधि के समक्ष यानी कानून के जो कानून के सामने जब कानून होगा तो कानून के सामने सब कोई समान होगा। कानून वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। बस हमारे देश में 2 ही लोगों को छूट मिलती है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को। और क्या होता है कि जब संसद जो सदन चलती है उसमें अगर कोई मेंबर बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं होगा जब तक अभी सदन चल रही है, ठीक है। उसमें कुछ वो बोलते रहते हैं, बाहर उसका नहीं आता है। तो कुछ चीजों को हमने छूट दिया हुआ है तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कहीं को रोक कोई नहीं सकता है। अगर आपका कोई थॉट है आप आइए, अब तो आजकल सोशल मीडिया हो गया है, सभी लोग अपना अपना विचार तो देते ही हैं। पहले अगर विचार है तो आप संगठन बना के और क्या कर सकते हैं, अगर किसी को आप कुछ बोल रहे हैं बस गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन अपना विचार रखना है। हम तो कम्युनिस्टों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे देश में तो कम्युनिस्ट भी घूम रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, उनका विचार तो समझ में सबको आता है कि इनका विचार कैसा होगा। बाकी जिसकी विचारधारा कम्युनिस्ट है वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन एक बात हम कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है हम उसको एक्सेप्ट करिए। जब सभी को एक्सेप्ट किए तो हर आदमी का अपना अपना विचारधारा है, अपनी अपनी थॉट है, वो अपना आके थॉट यहाँ बोल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है यहाँ, ठीक। अब देखो भ्रमण और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमोगे तो आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चीजों में अपवाद में रोका जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार में जाओगे, सेंटलीज आइलैंड है, सेंटलीज आइलैंड पे आप पूरा वहां जनजाति भरे पड़े हैं और तुम वहीं जाओगे, वो बेचारा पत्ता लपेट के घूम रहे हैं, उनका एकदम तुम्हारे कनेक्शन तुम्हारे दुनिया से कटा हुआ है और तुम सूट बूट पहन के जाओगे वहां तो उनका तीर बहुत निशानेबाज होता है, मारेंगे कि आंख में मारेंगे तो ये दोनों आंखें उड़ जाएगा एक के बार, समझा रहा है। तो वहां जाने का मतलब मौत से भेंट करना, अगर जिसको मरने का मन है चुपचाप जाए अंडमान निकोबार में सेंट्रलीज आइलैंड के लिए जाए, वहां आराम से मर जाएगा, शौक से वही मरेगा समुद्र में, और व्हेल जो मछलियां होती होती वो भी खा लेंगी, ठीक है। तो वैसे एरिया में जब सरकार रोक लगाई है तो जाना जरूरी है कि नहीं हम जाएंगे, जाएंगे तो मरो फिर, अब क्या किया जा सकता है। तो एक अंग्रेज आया था तो मना किया गया कि उधर मत जाओ, अंग्रेज चालाक बन रहा था, जहाज लेकर घुस गया उसी में, मारे उसको, छितरा गया उसी में, पता चला कि एक सेंट्रलीज आइलैंड में अंग्रेज मारा गया। तो ठीक है किए, क्योंकि उनको क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, उस कल्चर में तुम जा रहे हो, वो कल्चर में सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी पेड़ के पत्ते लपेट के ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई बिल्डिंग वुल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मजे कर रहे हैं, और उनको जाके तुम डिस्टर्ब करोगे तो वो तो मारेंगे ही ना, मारेंगे वहां, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक मतलब जैसे हमारे पास जो कम्युनिटी है, हमारे पास हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, और इनके छोड़ के सभी कम्युनिटी क्या है, अल्पसंख्यक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू खाली अपना त्यौहार मनाएंगे, यहाँ जब पर्व त्यौहार आएगा तो कौन मनाएगा भाई, जो मुस्लिम है या ईसाई हैं, पारसी हैं, और जो जैन है, बौद्ध है, वो कम है तो वो भी तो मनाएंगे। तो हमारे पास सभी को क्या किया गया, बराबर तरीके से सभी को ऑफर दिया गया कि आपको कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा, और अब अल्पसंख्यक है तो काफी आपको यहाँ सुरक्षा भी दिया जाएगा, आप आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे पिछड़े वर्गों को, जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, वही तो बता रहे थे, जनजाति क्षेत्रों में आपको जाने से रोक लगाया गया है, आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वो जंगल में अगर आते हैं, आप पर्यावरण यानी प्राकृतिक से ही वो जुड़ के रहना चाहते हैं, तो आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप कपड़ा पहन लो, जैसे बोलोगे कपड़ा पहनो तो वो काट के गर्दनिया क्या करते हैं, ऐसे अपने घर में टांग देते हैं खोपड़ी कानों का, ठीक है, तो वहां नहीं पहुंचना है, ठीक। अब हर जनजाति क्षेत्र वैसा नहीं है, हर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, कुछ वैसा क्षेत्र है कि आपको वहां रोक लगाया जाएगा, क्योंकि वो नेचर से जुड़े होते हैं, और आप जाएंगे तो बिना उनको डिस्टर्ब करेंगे, नेचर से नहीं। यहाँ वाले जो डेवलपमेंट वाले होते हैं, अंग्रेज क्या किए थे, जनजाति से इसीलिए अंग्रेज कुटाए थे उन लोगों से, क्यों, क्योंकि उनके जाके अंदर जंगल में कहते थे यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो छोड़ेंगे, वो पेड़ से इतना प्रेम करते हैं, प्रकृति से इतना जुड़े रहते हैं, तो वो पेड़ का पत्ता तक नहीं तोड़ने देंगे, इतनी उनकी जुड़ाव होती है, वो भगवान जैसा पूजा करते हैं, और तुम जाके उसमें सोचो कि पेड़ ही काट देंगे तो वहाँ मुश्किल है, चाहे मर जाएंगे भले, मारेंगे ही मारेंगे वहाँ, ठीक है। तो इनको भी पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। फिर संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। संघ की एकता मतलब कि हमारे भारत की जो एकता है, पूरा भारत का जो एरिया है, उसकी एकता को हम क्या करेंगे, एकदम पूरी तरीका से मजबूत बनाएंगे। अगर हमारे भारत के खिलाफ
कोई भारत का ही नागरिक हो अगर बात कर रहा है या भारत के खिलाफ जा रहा है, उसके देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको फांसी की भी सजा हो सकती है। समझ में आ गया? चाहे नागरिक हो चाहे नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे देश को अगर कोई तोड़ने की कोशिश किया या किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जिससे हमको लगा कि हमारे देश की एकता अखंडता में दिक्कत आ रही है, तो उनको यही सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र, ये सभी पे हमारा देश का क्या होगा? अधिकार होगा। और यहाँ क्या की जाएगी? न्याय विधि के अनुरूप यहाँ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो हमको चाहिए वो करेंगे। अब क्या हुआ कि एक फाइटर जेट आ गया, भारत में आया, तो हमारे अभिनंदन ने क्या किया? लेके अपना फाइटर जेट में मारा, वहीं जाके गिर गए एक बार पाकिस्तानी फाइटर। तो हमारी सुरक्षा वायु क्षेत्र में आओगे तभी मारे जाओगे। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे? इस सभी चीजों को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे अपने देश को। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। तो हमारे पास पहले से बना हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, तक्षशिला हुआ, ये इनके जो क्लेब हुए बहुत सारे, एलोरा हुआ, ये सब जो चीजें बनी हुई है पहले से, हम उस सब चीजों को क्या करेंगे? उसकी भी सुरक्षा करेंगे और हम उसको यहाँ तक बढ़ाएंगे ताकि सभी लोग क्या करें? उसको जाने। जैसे मान लो कि लखनऊ में है एक इमामबाड़ा। इमामबाड़ा की क्या खासियत है पता है? इमामबाड़ा की खासियत है उसमें भूल भुलैया भी है। जाओगे उसमें एक बार घुस जाओगे तो तुम निकल ही नहीं पाओगे, इधर उधर लड़ते रह जाओगे। ऐसे लगेगा कि अब क्या सांस फूलने लगेगा कि बाहर निकले कैसे। समझ में आ गया? फिर उसके बाद वहाँ एक है इमामबाड़ा में कि जब फोन नहीं बना था तो इमामबाड़ा के आप जाओगे ना, तो इमामबाड़ा के जैसे बिल्डिंग है ना, तो अगर यहाँ बोलोगे ना तो कुछ दूर तक वहाँ आवाज सुनाई देती है, आराम से बोलोगे तभी सुनाई देती है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ क्या है कि भूल भुलैया में कभी अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा? रोने लगोगे। अगर बच्चे हो जाओगे ठीक ठाक, अभी तो बड़े हो गए हो, मान लो तुमको ज्ञान रहेगा कि निकले, लेकिन निकलने का रास्ता मिलेगा तभी तो निकलोगे। रास्ते नहीं मिलेगा, एक बार अंदर चले गए तो अब भुलाते भुलाते उसमें फंसते जाओगे। ज्यादा दूर वो नहीं होता है, थोड़ा ही दूर में होता है, लेकिन क्या होता है? चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है, पता नहीं चलता है कहाँ जा रहे हैं। जैसे तुमको दिखेगा कि आगे जा रहे हैं, एकदम फ्रेश रास्ता है, वैसे ठा देना, लड़ो एक बार। अब लड़ गए तो दोबारा फिर घूमोगे, फिर इधर घूमे फिर लड़े, यानी ऐसे लगेगा कि चारों तरफ से कोनो खड़ा है मार रहा है, इसीलिए फिर सावधान हो जाओगे। फिर देखना पड़ता है कि कैसे पार हो जाए, आराम आराम से वहां पार होना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो उसके बाद हमने क्या बताया कि जो हमारा प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना थी, उसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा ने हमारे प्रस्ताव को, सभी इतनी बढ़िया बढ़िया इसमें बातें थी कि क्या कर दिया गया? इनकी बातों को क्या कर दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को हमने स्वीकार लिया, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हो जाएगा। ठीक है, फिर संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया जो हमारा प्रस्तावना बना था। यही आगे चल के हमारे संविधान को कैसे कैसे लीड करना है, सभी एक बार अगर अच्छे से जो प्रस्तावना समझ गया, समझो पूरा भारतीय संविधान उसमें समझ गया। ठीक, अब देखो फिर परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है, आराम से कुछ चेंज करके उसमें संविधान का प्रस्तावना बना दिया गया है। ठीक है, आईजीटी उद्देश्य प्रस्ताव को उसी तरह नहीं लिया गया है। ठीक, अब देखो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, हमारा भारत शासन अधिनियम आया था ना, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया? यानी संविधान सभा से खुद को अलग रखने की देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। हमने क्या बताया था कि देशी रियासत वाले नहीं आए थे, इसमें शामिल नहीं हुए थे, मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई थी। अब ये भी क्या होने लगे? अब कहाँ जाएंगे? इनको पता है कि संविधान सभा जो बन गई है और काफी आगे तक अब काम करने लगे, तो नहीं शामिल हो जाएंगे तो जबरदस्ती कर लिया जाएगा, तो जो मांग डिमांड कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि घर में कभी गुस्सा आ गए तुम कि हमको चाहिए 500 रुपया, घर वाले बोले नहीं मिलेगा, चाहे जो भी कर लो, तुम खाना 2 दिन छोड़े, फिर बाद में ऑफर आया कि 200 रुपया ले लो, तो चालाकी यही है कि पहले वो नहीं दे रहे हैं, जल्दी अपना अनशन तोड़ के 200 रुपया ले लो, इससे बढ़िया है, नहीं तो जीरो हो जाएगा, 200 नहीं मिलेगा और 2-4 थप्पड़ मार के देख रहे हैं कितने दिन तक। तो चालाकी इसी में है ना कि भाई 200 लेके निकल लो, खाना भी मिल जाएगा, और खाना बिना तो ज्यादा रह नहीं सकते, इधर उधर चक्री कटाते रहोगे घर के आसपास ही, खाना दे दो, तो घर वाले भी उतना होते हैं। तो उसी तरीके से देशी रियासतों के साथ हुआ कि अगर नहीं मिलेगा तो जीरो से बढ़िया है कि कुछ तो ले लो इसमें, तो कुछ लेने के लिए ये क्या हुए? शामिल धीरे धीरे संविधान सभा में होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके। यहाँ तक जब आया 28 अप्रैल 1947 में, तो ये 6 राज्यों के प्रतिनिधि जो थे रियासतों के, वो ज्यादा चालाक नहीं बने, आके चुपचाप शामिल हो गए। अब जब 6 शामिल हो गए तो और क्या है, और तो आराम आराम से इसमें आएंगे ही अब। ठीक है, अब देखो 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के बंटवारे के लिए कौन सी योजना पेश की गई थी, प्रस्तुत की गई थी या पेश की गई थी? तो माउंटबेटन योजना पेश की गई थी यहाँ। ठीक है, स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतें ज्यादातर प्रतिनिधि सभा में अपनी
सीटें ग्रहण कर ली, यानी तुरंत आए। अब जब हमको क्या कर दिया गया, यानी बंटवारे विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया गया कि ये पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, ये पार्ट हिंदुस्तान में रहेगा। तो जो हिंदुस्तान वाले जो प्रतिनिधि थे, अब उनको पता था कि हम रहेंगे हिंदुस्तान में, तो तुरंत कहाँ आए, आके और संविधान सभा को बात मानने लगे। बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि थे जो भागने के फिराक में थे, पाकिस्तान में हम चले जाएंगे। जैसे हमने क्या बताया था कि ये जूनागढ़ था, सॉरी यहाँ का जूनागढ़ का भी जो राजा था वो भी भागने के फिराक में था। हैदराबाद वाला तो था ही निजाम कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ हैदराबाद ऐसे भारत बना हुआ है ये, अब यहाँ हैदराबाद को हम किस प्रकार से इनको दे दें हम कि जाओ पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। ऐसा ही एगो बांग्लादेश के दे दिए, उंगली करता रहता है, यहाँ दे दें और उंगली, तो इनको क्या किया जाएगा, उंगली तोड़ दिया जाएगा इनका। इनको निजाम को सरदार पटेल ने बोला कि शामिल नहीं हो जाओगे, तो भाग गया खुद के मारने के चक्कर में कि भाई मार देंगे हमको, सिग्नेचर करना पड़ा, हम जबरदस्ती ले लिए। जबरदस्ती नहीं, हमारा जगह था, हमारा पार्ट था, तो हम उसको लेंगे। जहां भी आज दिख जाए कि नहीं ये हमारा जगह है, हमारा लोकेशन लायक है और पहले हमारा था तो हम लेंगे। अब भाई पीओके हमारा ही है, सियाचिन हमारा ही है, आज नहीं तो कल उसको लेंगे। जिस दिन हमारा मूड बन गया, ठीक ठाक मान लो व्यवस्था हो गई, उस दिन पीओके भी होगा अपना, सियाचिन भी होगा अपना। ठीक है, चाइना को इंतजार किया जा रहा है कि चाइना कैसे थोड़ा सा कमजोर पड़े। कभी कभी क्या होता है कि जब शेर जवानी में होता है ना, मजबूत होता है ना, तो उस समय जंगल के जानवर थोड़ा होते हैं ना, जो ये लोमड़ी उमड़ी, वो सावधानी से अपना काटते रहते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा सा बूढ़े हो जाए। जैसे बूढ़ा हो गए तो दौड़ नहीं पाएंगे, और दौड़ेंगे नहीं तो वैसे ही आके सियार और लोमड़ी भी मारते हैं उनको, तो चढ़ा चढ़ता। अब सोचो शेर की भी तो होगी, तो थोड़ा सा चाइना अभी है तो उनको भी देख लिया जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ रही है ना कि अब होने लगे। और भारतीय हिस्सों के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय हिस्से में जो क्षेत्र भारत में पड़ गया था और उस क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सदस्य ही चुने गए थे, वो क्षेत्र भी, वो लोग भी क्या हुए, अब शामिल होने लगे। जैसे मान लो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का जो क्षेत्र था वो हमारे देश में के थे, लेकिन जो बंटवारा जब हुआ तो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी जब पड़ गया, वो चल गया पाकिस्तान में, तो उनको तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया वहां से, और इस्तीफा देके अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और जीत गए। तो चुनाव क्या लड़ा, अब वहां से चुन के उनको भेजा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी, थोड़ी सी मिस्टेक वहां हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई थी, क्योंकि हमको पता नहीं था ना कि हम बंटवारा करेंगे देश को। अब बंटवारा आ ही गया, तो कोई आदमी पाकिस्तान के क्षेत्र से लड़ा हुआ है, हमका मन है कि हमारा हिंदुस्तान में हम काम करेंगे, तो आ जाओ इधर से तुम रहो, उधर मत जाओ, ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। ठीक है, अब देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन है, सभा को पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बनाया गया था, यानी कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, संप्रभु है, ये किसी के दबाव में संविधान सभा काम नहीं करेगी, पूरी तरीके से स्वतंत्र बना दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। हमने बताया था 1935 में जितने भी धाराएं आई थी, 321 और 10 अनुसूचियां थी, उसमें हमारे को अगर मन करेगा कि ये लेना है तभी लेंगे, हम दबाव में नहीं थे कि हम ये ब्रिटेन वाला चीजें को शामिल करें। अगर हमको लगा संविधान सभा को कि नहीं ये चीज हटा के बदलना है, अपने अनुसार करना है, उसको हम अपने अनुसार किए और दबा के इसमें अच्छे तरीका से हम अपना संविधान बना रहे हैं। हेल्प तो लेना ही पड़ेगा ना, तो हेल्प लिए, लेकिन एज इट इज हेल्प नहीं लिए। हमको लगा कि यहाँ इनको परिवर्तन करना चाहिए, तो वहाँ हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अब अंग्रेजों के तो टाइम में ये था कि हम कहीं भाषण नहीं दे सकते, कहीं संगठन नहीं बना सकते हैं, तो जिस बात के लिए संविधान सभा के जो सदस्य थे, जितने सदस्य थे ना, वो इसलिए अच्छे से बना रहे थे क्योंकि अंग्रेजों से लाठी डंडा सब खाए थे उसमें। ऐसा कोई नहीं था जो 2-4 थप्पड़ ना खाया हो किसी न किसी माध्यम से अंग्रेजों से। तो जब हमको थप्पड़ लगा है कि सम्मेलन कर रहे हैं, हमको सम्मेलन नहीं करने दिया जा रहा है और संविधान बनाने की मेरे को ही जिम्मेदारी मिली है, तो हम वो बतिया तो हटाएंगे ना कि हाई ये चीज काम नहीं करना है, ये हमारे स्वतंत्र भारत में होना चाहिए, ताकि जनता अपनी क्या रखे, बात रखेगी तभी तो आगे डेमोक्रेसी बढ़ेगा। अब जनता को तुम जबरदस्ती बांध के रखोगे और वो तुमसे कोई बात ही नहीं कर पाएगी, तो डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी ना, टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वहां हमको पूरी तरीके से स्वतंत्र बना दिया गया। अब देखो, जैसे संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। विधायिका यानी कि विधायिका मतलब होता है कि कानून बनाने वाली संस्था ये बन गई है। अब संविधानी सभा में कानून बन रहा है, ये सब कुछ वहाँ काम हो रहा है, जो भी डिबेट हो रहा है यही हो रहा है, तो उसको विधायिका का काम ही क्या है, कानून को बनाना। तो विधायिका की तरह भी काम करने लगे हमारी संविधान सभा। सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। जैसे हमने क्या बताया था कि आम कानून मतलब होता है कि हमारे देश के लिए एक धारा बनाना, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी ये सब बनाना, और एक था कि आपके लिए संविधान तैयार करना। संविधान और धारा दोनों अलग है। इसके लिए अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तो आप संविधान के यानी कि जो धाराएं होती है उसके अनुसार आपके क्या ऊपर क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा और उस अनुसार आपको जेल भेजा जाएगा।
और ये जो संविधान है इसके अनुसार हमको सरकार प्रोटेक्शन देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है, हमको नीति निर्देशक तत्व देती है, हमको संविधान जो सुरक्षा लगता है सरकार को। जैसे कोविड आया, कोविड में लगा कि भारत सरकार को कि हमारे पास जो जनता है ये काफी पैसा है, इनके पास उतना नहीं है, तो हमने क्या किया, फ्री के तौर पे कोविड वैक्सीन दे दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो संविधान ये सब उसमें लिखा गया है कि अगर लगेगा जनता को जो जरूरत होगी वो आपको देना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स में अगर सरकार थोड़ी भी छेड़छाड़ करेगी, सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगा देगा, बोलेगा नहीं, ये संविधान सभा द्वारा दिया गया फंडामेंटल राइट। आगे जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो वही मूल अधिकार में सभी 6 अधिकार क्यों आया, कैसे आया, एक एक अधिकार के बारे में उसमें बात किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें यहाँ देखी गई थी। ठीक, फिर इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई। अब संसद उसको क्या किया, स्वतंत्र भारत की वही संविधान सभा आगे चल के एक स्वतंत्र भारत की संसद में कन्वर्ट हो गई। आगे चल के चुनाव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की। यानी अब यहीं से संविधान 2 पार्टों में बंटना शुरू हो गया। जो हमारा संविधान नहीं, जो संसद थी वो 2 पार्टों में बंटना शुरू हो गई। संसद यानी एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये दोनों होने लगे। एक में डिबेट हो रहा है, डिबेट क्या हो रहा है, एक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हर एक बात पे डिबेट हो रहा है, और एक हो रहे हैं कि जब बैठक बतौर विधायिका में मतलब ये क्या है, ये बन रहा है कि यहाँ पूरी तरीका से जैसे कानून बनाने वाली ये संस्था बतौर विधायिका के तौर पे ये क्या होती थी, इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। एक तो बन गई थी अपर हाउस टाइप का कि उसके अध्यक्ष एकदम फिक्स हो गए थे, जैसे राज्यसभा है ना, उसी तरीके से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हो रहा था। और एक हो रही थी बतौर विधायिका, यानी वहां हर एक बात के लिए क्या किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे और इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम करती रही। लोकसभा राज्यसभा अभी जो है वो दोनों यहीं से दिख रहा है कि एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में काम कर रही है और एक जीवी मावलंकर के नेतृत्व में काम कर रही है। दोनों का काम है कि एक डिबेट में फाइनल हो गया चीजें, फिर दूसरा में जाएगा, वहां भी डिबेट में फाइनल हुआ, जब ये सब कुछ फाइनल हो गया तब वहां फिर क्या किया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिग्नेचर हो जाएगा, चेयरमैन मान लिए, काम बन गया। समझ में आ गया? डिबेट इसमें भी हुआ, डिबेट इसमें हुआ, लेकिन पावरफुल जो सभा होती है, अभी देखा जाए संसद में, लोकसभा राज्यसभा में पावरफुल कौन है, तो पावरफुल तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दोनों में कौन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हमने प्रस्तावना बताया था कि जनता का ही शासन है ये, तो जनता के द्वारा जो सभा चुनी जाएगी वही सभा पावरफुल होगी। तो जनता के द्वारा कौन चुनी जाती है, लोकसभा की राज्यसभा, लोकसभा, तो लोकसभा पावरफुल है राज्यसभा से एकाध दो पॉइंट में, हर पॉइंट में नहीं है वहां आगे। ठीक है, अब देखो, संविधान समय तक संविधान निर्माण हो गया था, यानी कि एक टाइम पीरियड में संविधान का कार्य पूरा कर लिया गया। हमने बताया था मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, जो ये जिला है जैसे पश्चिमी प्रांत, पूर्वी बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट क्षेत्र के लिए अलग संविधान सभा की गठन की गई और ये भारतीय संविधान सभा से अलग हो गई। ठीक है, ये संविधान, ये पाकिस्तान के लिए हमें ये क्षेत्र दे दिए थे पाकिस्तान वाला, तो पहले हमने संविधान सभा जो बनाया था पूरे भारत के लिए बनाया था। अब ये क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो इस क्षेत्र के जो मेंबर होंगे वो भी कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान में। अगर उसी में कोई मेंबर भारत के लिए चाह रहा है कि भारत में हम रहेंगे, तो आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने क्षेत्र में आके काम करो। ठीक है, तो वो वहां कर दिया गया। ठीक, अब इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय कितने हो गई, 299, यानी यहाँ सदस्यों की संख्या घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जितने 389 सदस्यों में से 299 सदस्य हमारे भारत में बचे थे और जितने सदस्य बचे थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में चले गए थे वहां, तो इनकी सदस्य संख्या तो घटेगी ही घटेगी। ठीक है, अब देखो, भारतीय प्रांतों में औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत थे, इसमें 296 में से 229 और देसी रियासतों के 93 में से 70 सदस्य कर दी गई। हमारे पास जो ब्रिटिश प्रांत से मिले थे 296 सदस्य, वो हमारे पास अब कितने बचेंगे भारत के लिए, 229 सदस्य भारत के लिए बचेंगे और 70 देसी रियासतों के बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 299 सदस्य हमारे संविधान सभा में ये थे। ठीक है, जब भारतीय संविधान सभा की बात आएगी कि आजादी के बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में बचे थे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, यानी कि जब अब अभी संविधान कंप्लीट नहीं हुआ है, संविधान अभी बन ही रहा है, अब संविधान में लिख दिया गया कि हम भी राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे और राष्ट्रमंडल के सदस्यों के लिए संविधान में फिर डिबेट हुआ, सभा में डिबेट हुआ
कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो कि आज़ादी के 10-15 साल बाद ब्रिटेन वाले फिर बोले कि हमारे गुलाम हो तुम, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। गुलाम हो नहीं, गुलाम थे, इसका सर्टिफिकेट हमको लेना है कि तुमने हमको क्या किया था, गुलाम किया था, हमको लूट मार किए हो, इसलिए एक सर्टिफिकेट दे दो। तो वही राष्ट्रमंडल जैसा उसमें आ गया आसानी से, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये बिल्कुल बातें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। समझ में आ गया, ये एकदम फैक्ट है, इसको आपको पूरी तरीका से याद रखनी है, नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और एग्जाम में ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हमने देखा, अब देखो संविधान पूरा बनने में कितना लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन के टाइम लगा हमारे संविधान बनने में। और संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, 11 बैठकें हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को क्या किया, 60 देशों का संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा, और तब उसके बाद संविधान हमारा बनाया गया। और इसमें इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया, कैसे होगा, ये बैठकें तो हो रही थी, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा उस पर भी क्या हुआ, अलग अलग दिनों पे 114 दिन तक इसका विचार चलता रहा, काफी टाइम दिया गया। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ काम नहीं हुआ है, जो संविधान बना हुआ है आज, इसलिए संविधान हमारा एक क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। आज भी लगता है कि हमारा संविधान क्या है, अभी हाल ही में बना हुआ है, कल परसों ही बना हुआ है, ऐसे लगता है हमारा संविधान, क्योंकि इस पर टाइम दिया गया है। और इस जो संविधान निर्माता थे, इनकी जो दूरदृष्टि थी ना, वो काफी ठीक ठाक थी, पढ़े लिखे थे, सब वकील थे, ठीक ठाक, तो इनकी दृष्टि थी। अब देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को यानी क्या हुआ, संविधान को देश में लागू कर दिया गया पूरी तरीका से। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण में भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। जब तक अभी चुनाव नहीं हुआ था, वही संसद जो हमारी संविधान सभा थी, वो एक संसद के तरीके से काम हमारा करती रही। जब चुनाव हो गया तो फिर हमारी दोनों संसद क्या हो गई, मतलब उसमें आ गई, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही हम देख लेंगे, फिर आगे की क्लास को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, अगले क्लास में हम आगे की क्लास को देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए पॉलिटी की क्लास की, ठीक।